नावल दिलेजार किस्त नंबर 1। बंद दरवाजे के पीछे सुलगती आहें, बेबसी सिसकियां, एक बेजुबान मासूम लड़की किसी बेजान वजूद की तरह फर्श पर गिरी पड़ी थी। एक दरिंदा सी सुनसान शेड के बर्तन बंद करते हुए इसकी बेबसी पर मुस्कुराते हुए कमरे से बाहर निकल गया। वो अपने बिखरे हुए कमजोर वजूद को संभालती हुई दरवाजे तक आई, मुश्किल दरवाजा बंद किया और दीवार से जा लगी। सर घुटनों पर गिराए आंसू बहाती रही। इसके गले से एक चीख इसकी हलक तक पहुंची, लेकिन वहीं दम तोड़ दी। 14 बरस की थी जब से उसकी हर रात इसी अजियत में गुजर रही थी और किसी को कानों कान खबर तक न हुई। पिछले 3 साल से इस अजियत से वो 2-4 थी, लेकिन कभी बोल ही ना सकी। वो सबको चीख चीख कर अपना दर्द बताना चाहती थी, लेकिन बेजुबान थी, किसी से कुछ कह ही ना सकी। एक तो बेजुबान होने का दर्द और दूसरा घर से बेघर होने के डर ने कभी इसकी आवाज़ को बुलंद होने ही नहीं दिया। कहने को तो इस बेजुबान का नाम सवेरा था, मगर इसकी जिंदगी में हर तरफ अंधेरा फैला हुआ था। किस्मत की सितमगिरी तो देखें, इसकी इज्जत को तार तार करने वाला कोई और नहीं बल्कि इसके सगे चाचा का बेटा था। उम्र में इससे 6 साल बड़ा था। वो कदम जिसे वो बचपन से भाई समझती थी, लेकिन नादान थी, नहीं जानती थी कि जिसे वो भाई समझते नहीं हकीकत में एक दरिंदा है। किस्मत की सितमगिरी देखे, इसके पैदा होते ही इसकी माँ इस दुनिया से रुखसत हो गई। अभी 6 माह की हुई थी कि बाप ने दूसरी शादी कर दी और अपनी नई निवेदी दुल्हन को साथ दुबई शिफ्ट हो गया। इस नन्ही मासूम जान को दादी और छोटे भाई की बीवी के रहम करम पर छोड़ गया। हर महीने इसका खर्च तो बाकायदगी से आ रहा था, लेकिन अपनी बेटी के सर पर शफकत का हाथ रखने वाला बाप दोबारा पाकिस्तान नहीं आया। सवेरा 2 साल की हो चुकी थी, मगर ठीक से बोल ही नहीं पाई थी। दादी के सर पर इसे डॉक्टर को दिखाया गया। बड़ी जल्दी ख्याल आ गया आपको बच्ची का, कुछ साल और रुक जाते, क्या जरूरत थी अभी आने की। क्या करती बेटा, ये बच्ची यतीम हर मैं बीमार जान के लिए इसे कैसे लाती। दादी जान एक नजर छोटे बेटे और बहू को देखा और तन्ने अंदाज में बोली, ये तो मेरी जिद की वजह से आज बच्ची को यहाँ लाया गया है, वरना शायद सारी जिंदगी ऐसे ही गुजर जाती इस मासूम की। ओह बड़े अफसोस की बात है माँ जी। खैर बच्ची के साथ के कुछ टेस्ट होंगे, इसके बाद ही मैं कुछ कह सकता हूँ। आप टेस्ट की फीस काउंटर पर जमा करवा दें और कल तशरीफ लाएं। डॉक्टर ने स्लिप इनकी तरफ बढ़ाई। दादी जी ने उस स्लिप उठाई और सवेरा को गोद में उठाए काउंटर की तरफ चल दी। बेटा और बहू भी इनके पीछे पीछे कमरे से बाहर निकल गया। अम्मा मैं जमा करवा देता हूँ पैसे, आप कहाँ से देंगी। रहने तो तारक, तुम मेरे साथ जहाँ तक आ गए, तुम्हारा यही एहसान बहुत है। अपनी पोती के इलाज के पैसे हैं मेरे पास, तो अपनी दौलत अपनी बीवी और बच्चों के लिए संभाल के रखो, कहीं कोई कमी ना पड़ जाए। मेरे शोहर की पेंशन का सहारा है, मुझे करवा लूँगी मैं अपनी पोती का इलाज। वो खुद काउंटर पर गई और पेमेंट करने के बाद स्लिप लेकर दोबारा डॉक्टर के कमरे में चली गई। अगले दिन डॉक्टर ने सवेरा के कुछ टेस्ट किए और 1 हफ्ते बाद दोबारा आने को कहा। लाला करके हफ्ता गुजरा और वो लोग फिर से डॉक्टर के पास आए, लेकिन डॉक्टर का जवाब सुनकर माँ और बेटे के होश उड़ गए। माफ़ कीजिएगा माँ जी, आपकी पोती पैदाइश की गूंगी है, हम चाहकर भी कुछ नहीं कर सकते। अलबत्ता अगर आप लोग इसे 1 साल पहले ले आते तो शायद कुछ हो सकता, मगर अब कुछ नहीं हो सकता। दादी जी की आंखों से आंसू बहना शुरू हो गए। उन्होंने अफसोस भरी निगाहों से बेटे और बहू को देखा और सर नफी में हिलाया। गोद में गुमसुम सी सवेरा को देखा, चुपचाप घर आ गई। अम्मा जान कब तक रोती रहेंगी आप, आपकी तबीयत खराब हो जाएगी। ये तो कुदरती है, इसमें किसी का कोई कसूर नहीं। अब हम दोनों से क्यों नाराज हो रही हैं। तारक माँ को मनाने की कोशिश कर रहा था, लेकिन वो जब से घर आई थी बस रोए जा रही थी। सही कह रहे हो तुम, तुम्हारा कसूर नहीं है, इसमें कसूर तो इस मासूम बच्ची का है। इसको पैदा होते ही इसकी माँ इस दुनिया से रुखसत हो गई और बाप जिंदा होते हुए भी मर चुका है। अगर आज उसके माँ बाप जिंदा होते तो ये इस हाल में ना होती। कितनी बार कहा था तुमसे कि बच्ची हूँ आँख के अलावा कुछ नहीं बोलती, लेकिन तुम्हें तो अपने बच्चों और बीवी से ही फुर्सत नहीं थी। अम्मा जान ऐसे तो ना बोलें, आप क्यों अपने जीते जागते बेटे को मार रही हैं। मैं साकों से बात करता हूँ, इसे दुबई ले जाएगा, शायद वहाँ इसका इलाज हो जाए। खबरदार जो इसका नाम भी दिए मेरे सामने। जो 1.5 साल में एक बार भी अपनी बेटी के सर पर हाथ रखने नहीं आया, वो अब भाग आएगा। मर चुका है वो कम वक्त मेरे लिए। खुश है वो अपनी बीवी और बच्चों के साथ, जुड़वा बच्चों का बाप बन चुका है वहाँ। अब इसे इस बेटी की याद कहानी है। जिसकी पसंद तो वही मनहूस लड़की थी, हर कर इसको माँ इसको मिल ही गई, ले गई इसे सबसे दूर। कितनी मुश्किल से मैंने इसे शादी के लिए राजी किया था। 10 साल तक मुझसे जिद लगाए रखी कि शादी करूँगा तो इसी से, वरना करूँगा ही नहीं। वो तो तुम्हारे बाप की तबीयत अचानक खराब हुई तो शायद के लिए राजी हो गया। तब तक छोटा भाई 4 बच्चों का बाप बन चुका था। पता नहीं हर इस लड़की ने क्या जादू किया हुआ था मिस बंसी बहू को
हंसती बसती बहू को खा गया। वही हुआ जो वो कम वक्त चाहता था। कम से कम अपनी मासूम बेटी का तो सोचते था, लेकिन नहीं, इसके सर पर तो इस डायन का भूत सवार था। चट मंगनी पट ब्याह लेकर उड़ गई ना डायनी से। चलो वो तो पराई है, इससे क्या शिकवा करना हो। ये तो मेरा बेटा था, इसे माँ का जरा ख्याल नहीं आया। मेरा ना सही अपनी बच्ची के लिए ही आ जाता है। पैसे बेचकर समझता है बाप होने का फर्ज निभा दिया। खबरदार जो तुमने इस सवेरा के बारे में कुछ भी बताया। ये यतीम हुई है, लेकिन इसकी दादी अभी जिंदा है। ऐसे तो ना कहे अम्मा जान, इसका बाप ना सही चाचू तो है। मैं रखूँगी इसके सर पर शफकत हाथ, मैं बाप बनूँगी इसका। आज से ये साकब की नहीं मेरी बल्कि तारक की बेटी है। आप बेफिक्र रहें आइंदा मैं इसके मामले में कोई लापरवाही नहीं करूँगा। तारक ने माँ के कदम में बैठते हुए इनसे वादा किया। ना बोलने की वजह से सवेरा को स्कूल भेजा ही नहीं गया। वो बस घर में ही रहती और गुजरते वक्त के साथ चच्ची के साथ पूरा घर संभालना शुरू कर दिया। कौसर तारक की बीवी की दो बेटियां और दो बेटे थे। बड़ा बेटा सुहेब और छोटा शुएब, जो कि इंसानियत के नाम पर एक परिंदा था। दो जुड़वा बेटियां नबीरा और बरीरा। ये चारों बच्चे सवेरा से बड़े थे। सुहेब 8 साल, शुएब 6 साल और नबीरा बरीरा सवेरा से 4 साल बड़ी थी। जब तक दादी जिंदा थी तब तक तो सब ठीक था, लेकिन दादी के मरने के बाद सवेरा किस घर में जीना मुहाल हो गया। दादी के मरते ही चाची ने अपना असली रूप दिखाना शुरू कर दिया। शोहर के सामने सवेरा बहुत मोहब्बत से पेश आती, लेकिन इसके खाते जाते ही माँ बेटे सवेरा के साथ ऐसे सलूक करती जैसे उनकी जरखरीद गुलाम हो। दादी के वफात के बाद सवेरा इनके कमरे में अकेली रहती थी। वो सारी रात जाकर अपनी बेबसी पर रोती रहती और सुबह सूझी हुई सुरख आँखों से सबकी खिदमत करने में मसरूफ रहती। माँ की वफात से चंद माह बाद तारक का ट्रांसफ़र किसी दूसरे शहर हो गया और वो सवेरा को अपनी बीवी की जिम्मेदारी पर छोड़कर दूसरे शहर चला गया। एक रात वो सब करीबी रिश्तेदार के घर शादी पर गए, लेकिन सवेरा को घर पर अकेला छोड़ गए कि किसी के घर पर रुकना भी ज़रूरी है। महीने का फंक्शन और रात देर तक चलता रहता। शुएब अचानक घर आ गया। सवेरा टीवी लॉन के सोफे पर बैठी सो रही थी। शुएब की नज़र उस पर पड़ी तो इसके चेहरे पर झुका गौर से देखने लग गया। सवेरा क्या खुल गई और शुएब को अपने इतने करीब देख डर कर पीछे हटी। शुएब की नज़रों ने इसे अजीब से खौफ में मुब्तला कर दिया। इसके अचानक जागने पर शुएब डर गया। ये कोई जगह है सोने की? अपने कमरे में नहीं सो सकती तुम? खुद को संभालते हुए गुस्से से बोला। सवेरा ने सर नफी में लाया और कमरे का इशारा किया। वो कहना चाह रही थी कि मुझे वहाँ सोते हुए डर लग रहा था। एक तो पता नहीं ये कौन सी जुबान बोलती है। उन्हें चिल्लाते हुए बोला और सोफे पर बैठ के एक कप चाय बना दो मुझे, माँ अंदाज में बोला। सवेरा ने फौरन सर बात में हिलाया और तेजी से किचन में चली गई। केतली में पानी डालकर चूल्हे पर रखा। दूध निकालने के लिए फ्रिज की तरफ बढ़ी ही थी कि अचानक लाइट चली गई और पूरे घर में अंधेरा छा गया। चूल्हा जल रहा था और वो आग की रोशनी में फ्रिज से दूध वाला जग निकाल कर चूल्हे की तरफ पलटी ही थी कि इसके हाथ से दूध वाला जग जमीन बोस हो गया। शुएब इसके सामने खड़ा था। इसकी आंखों में अजीब सी वहशत थी। सवेरा डर कर पीछे हटी। वो जितनी तेजी से पीछे हटी थी, शुएब इतनी ही तेजी से उसकी तरफ बढ़ा था और इसके मुंह पर हाथ रखते हुए इसे अपने कमरे में ले गया। कमरे का दरवाज़ा बंद हुआ और इसी के साथ सवेरा की ज़िंदगी में हमेशा के लिए अंधेरा छा गया। इसे पता ही नहीं चला वो कहाँ है और कहाँ नहीं। शुएब इसे कब इसके कमरे में छोड़ कर गए, इसे कुछ पता ही नहीं चला। सवेरा कहाँ मर गई हो? चची की आवाज़ पर होश की दुनिया में वापस आई। आँखें खोली तो अपने कमरे में थी। बेजान वजूद को संभालती ही कमरे से बाहर आई और किचन की तरफ बढ़ी। इसके कदम दरवाजे में ही रुक गए। रात का सारा मंजर इसकी आंखों के सामने अगर वो दरवाजे में ही गिर गई। इसकी गिरने के बाद पर कौसर इसकी तरफ बढ़ी। क्या हुआ तुम्हें? अब क्या ड्रामा है? वो पानी का गिलास थी सवेरा के पास और इसके चेहरे पर पानी के छिपके मारे। कुछ देर में सवेरा को होश आ गया। इसका रंग जर्द पड़ चुका था। कौसर ने इसके माथे पर हाथ रखा तो बुखार महसूस हुआ। जाओ अपने कमरे में, तुम्हारी तबीयत ठीक नहीं है, दवाई भिजवाती हूँ मैं। सवेरा की हालत देखकर वो परेशान हो गई। कुछ गलत होने का एहसास हुआ, लेकिन फिर अपने ख्यालात को झटकती हुई उठकर खड़ी हो गई। सवेरा बाप मुश्किल खुद को संभालती हुई अपने कमरे में आई और दरवाजे को लॉक लगाने की कोशिश की, मगर दरवाज़ा बंद नहीं हो सका क्योंकि लॉक खराब था। बेबसी बेड पर गिर गई और अपनी बेबसी पर जी भर कर रो दी। हकीकी मैन में से आज अपने यतीम होने का मतलब समझ आया था। आज इसे शिद्दत से अपनी दादी की कमी महसूस हुई थी। ऐसा तो उसने कभी सोचा ही नहीं था। भाई जिसे रिश्ते का ये रूप उसकी रूह तक को छलनी कर गया था। इसे क्या पता था कि दादी के बदले से बस नाम के भाई का ऐसा रूप देखना पड़ेगा। कुछ देर बाद कमरे का दरवाजा खुला और कौसर कमरे में दाखिल हुई। ये लो नाश्ता, खाकर दवाई खा लो, सारा दूध किचन गिरा पड़ा है, वरना चाय भी बना देती। जब मैं रात को गई थी तब तो अच्छी भली थी तुम, अचानक तुम्हारी तबीयत को क्या हो गया? चाची के सवाल पर सवेरा कुछ ना बोली, बस रोती रही। कैसी भी क्या
कैसे जाओ दीदी, कुछ बोल ही नहीं सकती थी। अच्छा चुप कर जाओ, मान लिया मैंने कि तुम्हारी तबीयत खराब है, नाश्ता करो और दवाई खाकर आराम करो। मैं भी किससे पूछ रही हूँ, या आज से पहले कभी बोली है? जब वो बोलेगी। कोसा कमरे से बाहर निकली। सेरा को अपनी बेबसी पर मजीद रोना आया। जब रो रो कर थक गई तो नाश्ता किया, दवाई खाकर ले ली। एक हफ्ते तक वो डर के मारे कमरे से बाहर ही नहीं निकली। बुखार दर्द को चुका था। हर का तारा को छुट्टी लेकर आना पड़ा। चाचा का सहारा मिला तो सेरा का डर थोड़ा कम हुआ है। इनके कंधे से असर लगाए रोती रही। क्या हुआ मेरी बेटी को? किसी ने कुछ कहा है क्या? मैं आ गया हूँ ना, डॉक्टर के पास चलते हैं, सब ठीक हो जाएगा। सेरा ने सर हल्की में हिलाए, जाने वो कमरे से बाहर जाना ही नहीं चाहती थी। देख लिया आपने अपनी आंखों से, मेरी बात का तो यकीन ही नहीं आ रहा था आपको। ये कमरे से बाहर निकले तो इसे डॉक्टर के पास लेकर जाओ ना। इसलिए आपको बुलवाया है क्योंकि इसने हमारी तो सुननी नहीं। ये कुछ हो जाता तो लोग तो यही कहते कि हम लोग ज़ालिम हैं। कह कर थक गई हूँ कि जुहेब या शुएब के साथ डॉक्टर के पास चली है, लेकिन ये दरवाज़ा बंद करके आगे बैठ जाती है ताकि कोई कमरे में आ ही ना सके। कोई बात नहीं, मैं आ गया हूँ ना, मैं खुद लेके जाता हूँ अपनी बेटी को डॉक्टर के पास। मेरा सर नफी मिलाती रह देखी डॉक्टर, लेकिन तारक ज़बरदस्ती से डॉक्टर के पास ले गया। 2 दिन बाद इसकी तबीयत कुछ संभली तो तारक वापस चला गया। बाप के अचानक वापस आने पर शुएब डर चुका था कि कहीं सवेरे इनको कुछ बता ना दे, लेकिन बाप के जाते ही फौरन किसी दिन की तरह उसके कमरे में हाजिर हो गए। से देखा सवेरा उठकर बैठ गई और डर कर दीवार से जा रही। शुएब इसकी तरफ बढ़ा और बेड पर बैठकर हंस पड़ा। मैं भी कितना बेवकूफ़ हूँ, वाम खार डर रहा था कि तुम किसी को कुछ बता ही ना दो। बताओगी कैसे? इस बात तो है ही नहीं तुम्हारे पास। सवेरा की बेबस पर जी भर कर हंसता रहा। मेरी बात सुनो, ये क्या ड्रामा लगा रखा है तुमने? कमरे से बाहर क्यों नहीं निकल रही? अगर किसी को मुझ पर ज़रा सा भी शक हुआ ना तो मैं तुम्हारी जान ले लूँगा। गुस्से से सवेरा का जबड़ा दबोचते हुए बोला। सवेरा ने रोते हुए सर नफी में हिलाया, जिसका मतलब था मैं किसी को कुछ नहीं बताऊँगी। गुड गर्ल, ऐसी ही अच्छी बच्ची बंद कर रहोगी तो फायदे में रहोगी, वरना अंजाम अच्छा नहीं होगा तुम्हारे लिए। मैं तुम्हारा गला दबा दूँगा और किसी को पता तक नहीं चलेगा। सवेरा को छोड़ते हुए कमरे से बाहर निकलकर इसी दिन के बाद इसे जब भी मौका मिलता सवेरा के कमरे में पहुंच जाता, इसे अपनी हवस का निशाना बनाता। इसी तरह दिन गुजर गए और 3 साल गुजर गए, लेकिन किसी को कानो कान इसके जुल्म की खबर तक न हुई। 3 साल बाद सवेरा 17 साल की हो चुकी थी। इसकी ज़िंदगी में कुछ भी नहीं बदला था। किचन में खड़ी चाय कप में डाल रही थी। ड्राइंग रूम में कोई खातून बैठी थी दोसर के साथ। सवेरा इनके लिए चाय लेकर आई। अस्सलाम वालेकुम। इस खातून ने खुशदिली से सवेरा को सलाम कर लेकर सवेरा ने फ़कत मुस्कुराने पर इत्तफाक किया और कमरे से बाहर निकली। वह तो हैरत ज़दा सी इसे जाते हुए देखती रह गई कि इसने इस्लाम का जवाब क्यों नहीं दिया। मेरे जेठ की बेटी है, सवेरा नाम है इसका। बेचारी बोल नहीं सकती। कोसा ने इसकी परेशानी भांप ली, इसलिए जल्दी से बोल पड़ी। ओह, बहुत दुख हुआ सुनकर। बहुत प्यारी बच्ची है माशाल्लाह। वो खुद अफसोस भरे लहजे में बोली। हाँ जी बहन, क्या कह सकते हैं, जो अल्लाह की मर्जी है। पैदाइशी मसला है इसका। इसकी पैदाइश के वक्त इसकी माँ दुनिया से रुखसत हो गई और जब चंद माह की थी कि बाप ने शादी कर फिर अपनी बीवी के साथ दुबई शिफ्ट हो गया। ये मेरे पास ही पैदाइश से लेकर अब तक है, मेरे हाथों में ही पली बड़ी है। बाप ने आज तक पलट कर नहीं देखा। हर महीने बाकायदगी इसके खर्च भेज देता है। भला हमने इसके पैसों का क्या करना है? इसके अकाउंट में जमा होती रहती है रकम। हमारे लिए तो 1 रुपया भी हराम है। मेरे शौहर खुद सरकारी मुलाजिम है, अल्हम्दुलिल्लाह किसी चीज़ की कमी नहीं है हमारे घर। सवेरा को मैंने अपनी बेटी की तरह ही पाला है। जो इनको खिलाती हूँ वही ये खाती है और जो इनको पहनाती ये भी वही पहनती। शुक्र है वाली का जिसने मुझे 3 रहमतें अता की हैं। बस एक दुख है मुझे कि मैं बस सवेरा को पढ़ा रखा नहीं सकी। कैसे बेटी स्कूल भेज बात ही कुछ बोल नहीं सकती थी। ऐसे हालात में इसके साथ कुछ गलत हो जाता तो अल्लाह को क्या मुँह दिखाती। बस इसी डर से ऐसे अकेले घर से बाहर निकलने ही नहीं दिया हमने। पख्तून तजस्सुस ज़दा अंदाज में कौसर की सारी बातें सुन रही थी। छोड़िए ना, इस सब बातों को आप चाय पीजिए। जी वो खतून गहरी सांस लेते मुस्कुराई। बहुत बड़ी नेकी की है आपने बहन। आजकल के दौर में किसी की औलाद को कौन पालता है? अल्लाह पाक आपको इसका अजर अता फरमाए। आमीन। आपको सुबह होने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है। आप समझिए आपका मसला हल हो चुका है। क्या मतलब बहन जी? मैं समझी नहीं। कौसर ना समझी के अंदाज में बोली। मतलब ये कि मैं बिल्कुल सही जगह पर आई हूँ। मेरी बेटी पिछले 3 साल से गूंगे बहरे बच्चों को पढ़ाती है। इससे ऐसे बच्चों के लिए खुसूसी स्कूल बन गए हैं। अब जुम्मे को मिलाद पर लाएँ, मैं आपको मरियम से मिलवा दूँगी। आप फिक्र ही ना करें, वो आपकी बेटी को बहुत अच्छी तरह पढ़ा देगी। ये बोल नहीं सकती लेकिन लिखने के काबिल हो जाएगी इंशाल्लाह, और हाथों की मदद से अपनी बात समझाने में मजीद माहिर हो जाएगी। आप ऐसा करें, जुम्मे को सवेरा को साथ ही ले आइएगा। ये
مریم سے وہیں ملے رہے گی۔ آپ کی نوازش کا بہت بہت شکریہ، میں چلتی ہوں، مجھے دیر ہو رہی ہے۔ وہ باقی گھروں میں بھی ملاد کی دعوت دے دی ہے۔ جی ضرور، کوثر بیگم نہ چاہتے ہوئے ہر بات میں لایا اور دور کو جاتے ہوئے دیکھتی رہ گئی۔ جاری ہے۔ اگر آپ کو میرا ناول پسند آئے تو چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو پریس کریں تاکہ آپ کو میرے آنے والا ہر قسط کا نوٹیفیکیشن ملتا رہے۔